आज की कहानी हमको ले जाती है उस जेल में जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित और खतरनाक जेलों में गिना जाता था। कहा जाता था कि वहाँ से भागना तो दूर, भागने के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। लेकिन 3 ऐसे कैदी थे जिन्होंने इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। यह फिल्म एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया की सच्ची कहानी जो प्रेरित है सच्ची घटनाओं से। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। ये साल 1978 है, जगह है साउथ अफ्रीका। ये वो दौर था जब देश में रंगभेद अपने चरम पर था। नेशनल पार्टी की सरकार काले और गोरे लोगों के बीच गहरा भेदभाव करती थी। इसी वजह से कई संगठन सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने ऐसे हर विरोध को गैर कानूनी घोषित कर रखा था। इन्हीं विरोध करने वालों में 2 नाम थे, टिम और स्टीफन। दोनों ही गोरे साउथ अफ्रीकी थे, लेकिन वो रंगभेद की नीतियों के खिलाफ खड़े रहते थे। वो चाहते थे कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, इसलिए वो पैम्फलेट्स के जरिए जागरूकता फैलाने लगे। हालांकि ये काम बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि अगर पुलिस की नजर उन पर पड़ जाती तो गिरफ्तारी तय थी। ऊपर से हर कोई उनके संदेश को खुले दिल से स्वीकार भी नहीं करता था। इसलिए उन्होंने एक अलग तरकीब सोची। वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पैम्फलेट्स रखकर एक छोटा विस्फोट करते, जिससे सारे पर्चे हवा में उड़कर चारों तरफ फैल जाते और लोग उत्सुकता से उनको पढ़ने लगते। लेकिन एक दिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसे उन्होंने ऐसा किया, पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन में टिम से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है, जो एक ब्लैक महिला है। वो चुपचाप उसे कुछ पैसे देती है, जिन्हें टिम बड़ी सावधानी से छुपा लेता है। इसके बाद दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। सबूतों के आधार पर उनका अपराध साबित हो जाता है। टिम ने पैम्फलेट्स फैलाने के लिए 200 से ज्यादा छोटे विस्फोटक तैयार किए थे, इसलिए उसे 12 साल की सजा सुनाई जाती है। वहीं स्टीफन को, जिसने उसका साथ दिया था, 8 साल की कैद मिलती है। सजा सुनते ही स्टीफन अंदर से टूट जाता है और जब उन्हें प्रिटोरिया जेल ले जाया जा रहा होता है तो वो हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसको पकड़ लिया जाता है। इसके बाद गार्ड्स उसको बेरहमी से पीटते हैं ताकि दोबारा ऐसी हिम्मत वो ना कर सके। आखिरकार उन दोनों को प्रिटोरिया जेल ले जाया जाता है। यहाँ का वार्डन, जिसको सब कैप्टन कहते हैं, उन्हें जेल के नियम समझाता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि वो देशद्रोही हैं, क्योंकि वो गोरे होते हुए भी सरकार और गोरे शासकों के खिलाफ खड़े हुए और काले लोगों का समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें जेल के अंदर ले जाया जाता है। टिम चुपचाप हर कोने को गौर से देखता है, मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। फिर दोनों को पास पास की अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। गार्ड सख्त आवाज में चेतावनी देता है कि अगर कोठरी में जरा भी गंदगी मिली तो सजा मिलेगी। ये कहकर वो चला जाता है। अब दीवार के जरिए हल्की दस्तक देकर वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अगली सुबह जब वो खाने के लिए बाहर आते हैं तो टिम देखता है कि कुछ कैदी नीले कपड़े पहने हुए हैं, जबकि बाकी कैदियों की वर्दी ग्रे रंग की है। वो खाना लेकर उन नीले कपड़ों वाले कैदियों के पास बैठता है, लेकिन वो उसको घूरने लगते हैं। तभी उसके पीछे एक बुजुर्ग कैदी आता है। वो धीमे से उसको इशारा करता है और अपने साथ दूसरी मेज पर बैठने के लिए कहता है। उस बुजुर्ग कैदी का नाम डेनिस गोल्डबर्ग है, जो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसी समय स्टीफन खाना लेकर नीली वर्दी पहने कैदियों के पास बैठने वाला होता है कि तभी ग्रे कपड़े पहने वाले कैदी हल्के इशारों और मेज पर थपथपाकर उसको समझा देते हैं कि वहाँ पर बैठना ठीक नहीं है। उनकी चेतावनी समझकर स्टीफन तुरंत दिशा बदलता है, जो टिम और डेनिस के साथ आकर बैठ जाता है। तब डेनिस धीरे धीरे उनको बताता है कि नीली वर्दी वाले सभी कैदी खतरनाक अपराधी हैं, जिन पर हत्या और संगीन जुर्म के आरोप हैं, इसलिए उनसे दूरी रखना ही बेहतर होगा। तभी पास में एक ब्लैक कैदी हल्की सी आवाज कर देता है और अगले ही पल गार्ड आकर उसे बेरहमी से पीटने लगता है। ये दृश्य देखकर नीली वर्दी वाले कैदी मजे लेते हैं, जबकि ग्रे वर्दी वाले चुपचाप असहज होकर ये सब कुछ देखते रहते हैं। अगली सुबह जब टिम और स्टीफन बाहर निकलते हैं तो डेनिस भी उनके साथ होता है और बातचीत के दौरान वो उनको इस जेल की सख्त हकीकत समझाता है। वो बताता है कि जेल की दीवारें करीब 20 फीट ऊंची हैं, जिन पर रात भर सर्च लाइट्स घूमती रहती हैं और ऊपर तैनात गार्ड बिना सोचे समझे गोली चला सकते हैं। वो ये भी साफ कर देता है कि सुरंग बनाकर भागना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जेल इतनी विशाल है कि बाहर तक सुरंग पहुंचने में सालों लग जाएंगे। वो तीनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक और कैदी लियोनार्ड उनकी बातें सुन लेता है और पास आकर कहता है कि डेनिस अक्सर लोगों को डराता है। वो मानता है कि आज तक कोई यहाँ से नहीं भाग पाया, लेकिन हर असंभव काम कभी न कभी पहली बार होता है
और अगर वो भागने की योजना बनाए तो वो भी उनके साथ रहेगा। उनकी ये बातचीत ऊपर से देख रहे कैप्टन यानी कि वार्डन की नजर से बच नहीं पाती है और उसको शक हो जाता है कि ये लोग कुछ अलग सोच रहे हैं। उस रात टिम अपनी कोठरी में अकेला बैठा दरवाजे के ताले को देर तक देखता रहता है और सोचता है कि इसको कैसे खोला जा सकता है। यही विचार उसके दिमाग में लगातार घूमता रहता है और पूरे 23 दिन वो इसी सोच में लगा रहता है। आखिरकार 23वें दिन उसको एक नई तरकीब सूझती है। अगर असली चाबी नहीं मिल सकती तो क्यों ना उसकी नकली चाबी बना ली जाए। अगले दिन वो ये योजना स्टीफन और लियोनार्ड को बताता है और समझाता है कि अगर लकड़ी से चाबी बनाई जाए तो एक एक करके सारे ताले खोले जा सकते हैं। लियोनार्ड को शुरुआत में ये विचार थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जेल में कई दरवाजे हैं और उतने ही ताले और इतनी लकड़ी जुटाना आसान नहीं होगा। तब स्टीफन उसको सुझाव देता है कि वर्कशॉप से लकड़ी हासिल की जा सकती है, लेकिन उससे पहले हर ताले की चाबी का सही डिजाइन बताना जरूरी होगा। इसके बाद टिम रोज गार्ड की कमर में लटकी चाबियों के गुच्छे को ध्यान से देखता है और रात में अपनी कोठरी में लौटकर हर चाबी का आकार कागज पर उतार लेता है। इसी तरह एक एक दिन बीतते जाते हैं और देखते ही देखते 74 दिन गुजर जाते हैं। अब तक वो लगभग सभी जरूरी चाबियों के डिजाइन तैयार कर चुका होता है। अगले दिन वर्कशॉप से मौका मिलते ही वो अपनी मेटल की बोतल जो हर कैदी के पास चाय या पानी रखने के लिए होती है, उसमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, एक फाइल और कुछ औजार छुपा लेता है, जिसके बाद वो ऊपर से कपड़ा ठूस देता है ताकि चलते समय आवाज ना आए। तभी अचानक गार्ड वहां पर पहुंच जाता है और शक के कारण वापसी पर सभी कैदियों की बोतलें चेक करने लगता है। टिम की बोतल से वो सारा पानी बाहर निकाल देता है, जिसको वो हिला कर देखता है, लेकिन अंदर कपड़ा होने से कोई भी आवाज नहीं आती है और टिम बच जाता है। कोठरी में लौटते ही टिम छुपाई हुई चीजें बाहर निकालता है और लकड़ी के टुकड़ों को काट कर तराश कर पहली चाबी का आकार देने लगता है। वो टुकड़ों को गोंद से जोड़ता है, फिर फाइल की मदद से चाबी के दांत बनाता है। जब चाबी तैयार हो जाती है तो वो उसको पहले दरवाजे के ताले में डालता है। शुरुआत में चाबी आसानी से नहीं घूमती है, लेकिन हल्का दबाव डालते ही वो चाबी घूम जाती है और पहला दरवाजा खुल जाता है। हालांकि उसके सामने अभी एक स्टील का दरवाजा है जिसका ताला बाहर से खुलता है और जिसकी चाबी अभी बनानी बाकी है। इसीलिए अगले दिन वो गार्ड की गतिविधियों को और ध्यान से देखता है और कुछ ही समय में उस ताले का डिजाइन भी तैयार कर लेता है। अब उसे जेल में आए पूरे 100 दिन हो चुके हैं और उसका धैर्य खत्म होने लगा है। अगले दिन मौका पाकर वो स्टील वाले दरवाजे की चाबी आजमाते। लियोनार्ड पहरे पर नजर रखता है, जबकि टिम सावधानी से चाबी ताले में डालकर उसको घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आकार बिल्कुल सही नहीं बैठता है। वो तुरंत चाबी बाहर निकालता है और फाइल से उसे और बारीकी से घिसकर सही आकार देने लगता है, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। आखिरकार जब वो चाबी दोबारा ताले में लगाता है तो इस बार वो सही तरह से फिट हो जाती है और धीरे धीरे घूम भी जाती है, जिससे स्टील का दरवाजा खुलने की उम्मीद जगती है। लेकिन जैसे ही वो उसको वापस घुमाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लकड़ी की चाबी बीच से टूट जाती है और उसका एक टुकड़ा ताले के अंदर फंस जाता है। ये देखकर उन तीनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब इस सिचुएशन की गंभीरता समझते हुए डेनिस तुरंत उसकी ओर एक छोटा चाकू फेंकता है ताकि टिम किसी तरह उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल सके, पर उसी समय एक गार्ड उनकी तरफ आ जाता है। इसलिए वो घबराकर तुरंत अपनी अपनी जगह पर भाग जाते हैं। चाबी घुमाने की वजह से स्टील वाले दरवाजे का लॉक अपनी जगह से थोड़ा बाहर निकल आया होता है और गार्ड के जाने के बाद टिम उसको वापस अंदर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से बैठता नहीं है। शाम होते होते जब सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में बंद हो जाते हैं, तब एक गार्ड राउंड पर आता है और टिम के दरवाजे के बाहरी लॉक को वो अजीब स्थिति में देखता है। उस पल टिम के भीतर घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अगर कैप्टन को पता चला तो सख्त सजा तय है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि वो गार्ड सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब कुछ समय के बाद वो दिन आता है जब कैदियों को अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति दी जाती है, पर टिम से मिलने कोई नहीं आता और वो भीतर ही भीतर अकेलापन महसूस करता है। जबकि लियोनार्ड से मिलने उसका बेटा आता है और वो उससे फ्रेंच में बातें करने लगता है, जो जेल के नियमों के खिलाफ है। इसलिए गार्ड तय आधे घंटे से पहले ही उसको वहाँ से हटा देता है। इसी दौरान उन्हें जेल में आए पूरे 142 दिन हो चुके होते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि स्टील के दरवाजे का बाहरी ताला कैसे घुमाया जाए। तभी लियोनार्ड एक सुझाव देता है कि अगर रस्सी के सहारे चाबी को ताले तक पहुंचा दिया जाए तो शायद काम बन सकता है। लेकिन टिम समझाता है कि रस्सी से चाबी ताले तक तो पहुंच सकती है, लेकिन उसको घुमाना संभव नहीं होगा।
तभी अचानक कैप्टन वहाँ पर आ जाता है और तीनों को आपस में बातचीत करते देख उन तीनों को शक की निगाहों से देखने लगता है, जिस पर वो तुरंत बहाना बनाते हैं कि वो काम से जुड़ी बात कर रहे हैं और कैप्टन के जाते ही वो फिर से सोच में डूब जाते हैं। अब इसी बीच स्टीफन की नजर झाड़ू के पीछे लगी एक लकड़ी के स्टिक पर जाती है। वो कहता है कि अगर चाबी को इस स्टिक में फंसा दिया जाए तो खिड़की के रास्ते उसे ताले तक ले जाकर घुमाया जा सकता है। हालांकि समस्या ये होती है कि स्टिक की लंबाई कम है और उसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो चाबी को सही दिशा में घुमा सके। अगले दिन वर्कशॉप में टिम एक घूमती हुई मशीन को ध्यान से देखता है और उसी से प्रेरित होकर एक छोटा सा घूमने वाला मैकेनिज्म तैयार करता है, जिसे वो छूकर अपनी कोठरी में ले आता है। रात में वो चाबी को उस नए मैकेनिज्म में फंसाकर स्टिक के सिरे पर सेट कर देता है और खिड़की के छोटे से छेद से धीरे धीरे उसे स्टील के गेट के लॉक तक पहुंचा देता है। कुछ पल सांस रोके रखने के बाद वो चाबी को ताले में डालकर सावधानी से घुमाता है और इस बार लॉक खुल जाता है। ये देखकर उसके चेहरे पर महीनों बाद सच्ची खुशी दिखाई देती है कि आखिरकार वो असंभव सा दिखने वाला दरवाजा भी खुल गया। लेकिन जैसे ही वो चाबी को वापस खींचने की कोशिश करता है, वो हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और ये सीन उसे फिर से दहशत में डाल देता है, क्योंकि अब चाबी बाहर फर्श पर पड़ी है और उसको वापस लाने का कोई सीधा तरीका नहीं है। अब कुछ देर गहरी सोच में डूबने के बाद उसको एक उपाय सूझता है। वो च्युइंगम को स्टिक के सिरे पर चिपकाता है और बड़ी सावधानी से उसे नीचे गिरी हुई चाबी तक ले जाता है। फिर उस गम की चिपचिपाहट से वो चाबी को पकड़कर धीरे धीरे वापस अपनी कोठरी के अंदर खींच लेता है और इस तरह एक और खतरा टल जाता है। जहां अगली सुबह टिम स्टीफन और लियोनार्ड को पिछली रात की पूरी घटना विस्तार से बताता है और समझाता है कि वो दरवाजा खोलने में सफल तो हो गया था, लेकिन अब असली खतरा इन चाबियों को अपने पास रखने में है, क्योंकि अगर कैप्टन या किसी गार्ड की नजर उन पर पड़ गई तो सजा और बढ़ सकती है। इसलिए वो फैसला करते हैं कि सभी लकड़ी की चाबियों को एक डिब्बे में रखकर जमीन में दबा दिया जाए ताकि उनको जरूरत पड़ने पर ही निकाला जाए। अब उसी दौरान कैप्टन उन्हें आपस में बात करते देख लेता है, जो शक भरी निगाहों के साथ पास आकर कई सवाल पूछता है, मगर वो तीनों इतने संभल कर जवाब देते हैं कि वो कोई ठोस बात पकड़ ही नहीं पाता है और एंड में वो वहाँ से चला जाता है। अब पास ही काम कर रहा डेनिस उनको सावधान करते हुए कहता है कि उसने पहले ही समझाया था कि भागने की कोशिश ना करे, लेकिन फिर भी अगर वो ये जोखिम उठाना चाहते हैं और कभी उसकी मदद की जरूरत पड़े तो वो भी पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद हर रात टिम चुपचाप अपनी कोठरी के दोनों दरवाजे खोलकर आगे वाले गेट तक पहुंचता है और उसकी चाबी का नया डिजाइन बनाने की कोशिश करता है। समय तेजी से बीतता है और देखते ही देखते उन्हें जेल में आए 206 दिन हो जाते हैं। अब इस दौरान टिम कई और चाबियां तैयार कर चुका होता है। एक दिन वो देखता है कि बाहर एक ब्लैक कर्मचारी कूड़ा उठाकर ले जा रहा है। टिम इशारे से उससे अखबार मांगता है और बदले में सिगरेट देने का वादा करता है। सौदा तय हो जाता है और टिम को अखबार मिल जाता है। अब वो हर रात लियोनार्डो के साथ सेल से बाहर निकलकर आगे के दरवाजों की चाबी बनाने लगता है। ऊपर की मंजिल के लगभग सभी ताले वो खोलने लायक बना चुका होता है और जब वो नीचे के फ्लोर की चाबी पर काम कर रहे होते हैं तभी एक भारी भरकम सिक्योरिटी गार्ड अचानक वहां आने लगता है। वो दोनों तुरंत पास के स्टोर रूम में छिप जाते हैं और किस्मत से वो गार्ड बिना कुछ देखे वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो चुपचाप अपनी कोठरियों में लौट आते हैं। लगातार रात भर जागने की वजह से अगली सुबह वो देर तक सोते रह जाते हैं और वही गार्ड जिसने पहले वर्कशॉप में टिम की बोतल चेक की थी उनके ऊपर शक करने लगता है। वो सभी कैदियों को बाहर निकलने का आदेश देता है और हर सेल की तलाशी शुरू कर देता है। जब वो टिम की कोठरी में पहुंचता है तो एक डिब्बा गिर जाता है जिसमें लकड़ी के कुछ टुकड़े होते हैं। वो पूछता है कि क्या है और टिम तुरंत जवाब देता है कि ये फोटो स्टैंड बनाने के लिए काटे गए टुकड़े हैं। गार्ड उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। उसको रस्सी लगी स्टिक भी मिलती है, मगर वो उसको नॉर्मल चीज समझकर चेतावनी देकर चला जाता है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो परिणाम बहुत बुरा होगा। इस घटना के बाद टिम समझ जाता है कि एक दिन भी टुकड़ा अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए वो चाबियों के हिस्सों को जेल के अलग अलग कोनों में छिपा देता है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते उन्हें वहां पर 400 से ज्यादा दिन हो जाते हैं। अब तक टिम कुल 39 चाबियां बना चुका है और उसको लगता है कि इंतजार की सीमा खत्म हो चुकी है। इसलिए वो डेनिस के पास जाकर उसे और उसके साथियों को साथ चलने का प्रस्ताव देता है, लेकिन डेनिस मना कर देता है। वो तीनों तय करते हैं कि वो लोग अगली रात ही भागेंगे। इसलिए एक दिन पहले ही टिम स्टीफन की कोठरी में वही अखबार का टुकड़ा डाल देता है जिसमें जेल का नक्शा छपा है। स्टीफन उसको ध्यान से समझ लेता है। आखिरकार वो रात भी आ जाती है। वो तीनों अपनी अपनी कोठरियों से निकलते हैं। टिम आखिरी बार डेनिस को साथ चलने के लिए कहता है, मगर वो फिर से मना कर देता है।
इसके बाद वो एक एक करके ताले खोलते हुए आगे बढ़ते हैं और बाहर निकलने से पहले अपने कपड़े भी बदल लेते हैं ताकि कोई उनको पहचान न सके। वो नीचे की मंजिल तक पहुंचते हैं और तभी अचानक वही मोटा गार्ड फिर से आ जाता है और वो तीनों फिर से उसी स्टोर रूम में छिप जाते हैं। इस बार गार्ड को सचमुच शक हो जाता है और वो स्टोर का दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक ऊपर से उसको कुछ शोर सुनाई देता है। दरअसल ये शोर डेनिस ने किया होता है। वो अपने सेल का बल्ब तोड़कर शॉर्ट सर्किट कर देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे गार्ड को ऊपर जाना पड़ता है और उन तीनों की जान बच जाती है। ये सब पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा था कि जैसे ही वो स्टोर रूम में छिपेंगे, डेनिस गार्ड का ध्यान भटका देगा। अब गार्ड के ऊपर जाते ही वो लोग तेजी से आगे बढ़ते जो एक इलेक्ट्रिक दरवाजे तक पहुंचते हैं, जिसे केवल बटन से ही खोला जा सकता है और वो बटन गार्ड के कमरे में होता है। लियोनार्ड हिम्मत दिखाता है और चुपचाप गार्ड के कमरे में जाकर उस बटन को दबा देता है। वो दरवाजा खुल जाता है और अब उनके सामने सिर्फ आखिरी गेट रह जाता है। वो लोग झांक कर देखते हैं कि मेन गेट खुला हुआ है और बाहर सड़क दिखाई दे रही है, यानी आजादी बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और टिम आखिरी ताले में चाबी आजमाता है, लेकिन कोई भी चाबी फिट नहीं बैठती है क्योंकि उन्होंने इस ताले की चाबी बनाई ही नहीं थी। टिम कहता है कि हमको वापस लौटना होगा और इसकी चाबी बनानी होगी, मगर लियोनार्ड साफ कह देता है कि अब वो किसी भी हालत में पीछे नहीं जाएगा, अब चाहे जान ही क्यों न चली जाए। वो ताले को गौर से देखता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये ताला एक खोखले लकड़ी के हिस्से में लगा हुआ है जिसको तोड़ा जा सकता है। वो पूरी ताकत से उसको तोड़ने लगता है और आवाज गूंजने लगती है। टिम घबराकर इधर उधर देखता है, लेकिन स्ट्रेंजली किसी भी गार्ड को इसकी भनक नहीं लगती है और कुछ ही पलों में वो लकड़ी काफी हद तक टूट जाती है और टिम भी उसके साथ मिलकर जोर लगाता है। आखिरकार वो हिस्सा टूट जाता है और गेट खुल जाता है। वो तुरंत अपने कपड़े ठीक करते हैं। वो बाहर खुली सड़क को देखते हैं और सावधानी से कदम बढ़ाते हुए उस जेल की दीवारों के पार अपनी आजादी की ओर चल पड़ते हैं। जेल की बाहरी दीवार करीब 10 फीट ऊंची थी और उसके ऊपर तैनात गार्ड की नजर जरा सी हलचल भी पकड़ सकती थी। अब जैसे ही वो तीनों आगे बढ़ते हैं, गार्ड की परछाई उनकी दिशा में मुड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो गार्ड उनको देखता, टिम उसको देख लेता है और तुरंत इशारा करता है। वो तीनों फुर्ती से दीवार के पीछे छिप जाते हैं और छोटे से आईने की मदद से उसके ऊपर नजर रखते। कुछ तनाव भरे सेकंड बीतते हैं और जैसे ही गार्ड दूसरी तरफ मुड़कर आगे बढ़ जाता है, वो मौका पकड़कर दीवार पार कर लेते हैं। आखिरकार वो जेल की सीमा से बाहर पहुंच जाते हैं। रास्ते में कुछ गार्ड सामने से गुजरते भी हैं, मगर बदले हुए कपड़े और नॉर्मल चाल ढाल की वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं पाता है और इसी आत्मविश्वास के साथ वो सीधे टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ते हैं। वहाँ से वो एक टैक्सी किराए पर लेते हैं और बिना पीछे देखे उस खतरनाक जगह से दूर निकल जाते हैं, जहाँ अगली सुबह जब जेल में गिनती होती है तो हड़कंप मच जाता है। गार्ड्स को पता चलता है कि तीनों कैदी गायब हैं और ये समझते ही उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब उनकी नौकरियों पर सवाल खड़े होने वाले हैं। जबकि बाकी कैदी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि इन तीनों ने वो कर दिखाया था जो आज तक उस जेल का कोई कैदी नहीं कर पाया था। जेल से निकलने के बाद वो लगातार सफर करते हैं, एक के बाद एक कई सीमाएं पार करते हुए आखिरकार लंदन पहुंच जाते हैं और वहां से फिर से रंगभेद के खिलाफ अपनी मुहिम को नए सिरे से शुरू करते हैं। जबकि दूसरी ओर डेनिस गोल्डबर्ग जेल में ही रह जाता है और उसको लंबी कैद भुगतनी पड़ती है। आखिरकार 22 साल के बाद साल 1992 में उसको रिहा किया जाता है, क्योंकि उसी दौर में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीतियां खत्म होने लगी थी और बदलाव की हवा चल पड़ी थी। 2 साल बाद यानी कि 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते और इस तरह एक नए युग की शुरुआत होती। ये थी एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया की पूरी कहानी, जो कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जो हमको सिखाती है कि हिम्मत, धैर्य और समझदारी के दम पर सबसे सुरक्षित माने जाने वाली दीवारें भी गिराई जा सकती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।